अस्सलाम वालेकुम। कल हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में चैप्टर 6 स्टार्ट किया था जिसका नाम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है। और हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है और ये किस तरह से काम करता है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और सिंक्रोनाइजेशन असल में है क्या। उसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी, कुछ वोकेबलरी में हमारा इजाफा हुआ कि रेस कंडीशंस क्या होती हैं और क्रिटिकल सेक्शंस क्या हैं। तो इनको थोड़ा सा रिवाइज करके अगर देखा जाए तो मैंने ये बताया था कि जो सिंक्रोनाइजेशन है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, इसका मकसद ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस अगर किसी एक लोकेशन को, किसी शेयर्ड लोकेशन को एक्सेस करना चाहें तो इट मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड। वो दोनों सिंक्रोनाइज होने चाहिए। सिंक्रोनाइज का मतलब है कि एक दूसरे के साथ बाहमी मशवरे से, यानी झगड़ा कर किए बगैर उनके बीच में सुलह सफाई से दोनों प्रोसेसेस को बारी बारी अंदर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ले जाया जाए और फिर बआसानी इन सिचुएशन को रिजॉल्व किया जाए। तो ये काम बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन का है। हमने ये फिर कहा कि रेस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर आपके प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोसेसेस किसी एक शेयर्ड लोकेशन को एक्सेस करना चाहें, चेंज करना चाहे या रीड करना चाहे, तो इसको, इस किस्म की चीज़ को रेस कंडीशन कहते हैं। क्रिटिकल सेक्शन मैंने बताया था कि क्रिटिकल सेक्शन वो जगह होती है जो शेयर्ड लोकेशन हो और जिस पे सारा झगड़ा हो रहा हो, उस जगह को क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। इसके हमने एग्जांपल में ये पढ़ा था कि इस केस में हमारे पास जो काउंट का वेरिएबल है, इट इज़ बेसिकली द क्रिटिकल सेक्शन। एक प्रोसेस इसको ऐड कर रहा है, दूसरा प्रोसेस उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है और काउंट जो है वो एक शेयर्ड लोकेशन है बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस। और ये चूँकि साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं तो इस वजह से आपको सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर आपके रिज़ल्ट्स जो है वो अनएक्सपेक्टेड आएंगे। ये प्रोसेस एक्सपेक्ट करता है कि इसके एंड पे इसका रिज़ल्ट 11 होगा, हालांकि वो इस प्रोसेस ने 9 कर दिया होगा। तो इस लिहाज से ये जो, अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो फिर दिस होल प्रोसेस इज़ कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, इसकी दो एग्जांपल्स फिर हमने पढ़ी थी। फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा कि आपके पास रेस कंडीशन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर वन, कि आपके पास दो या दो प्रोसेसेस या थ्रेड्स एक किसी सेम डेटा को कंकरेंटली एक्सेस करना चाहें, और दूसरा कि आपका जो आउटकम है, आपके आपके रिजल्ट्स हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आपका कौन से ऑर्डर में एग्जीक्यूशन हो रही है। तो ये दो चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। आज का जो हमारा काम है वो यहाँ से स्टार्ट करना है कि, अच्छा हाँ सॉरी, एक चीज़ और पढ़ी थी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव किसे कहते हैं। तो अगर किसी को समझ नहीं आई तो ये अभी थोड़ी देर में इसका पूरा एक स्लाइड है जो कि हम पढ़ेंगे, तो ये आएगा। ठीक है। अच्छा, अब आज का जो हमारा काम है वो ये है कि हम क्रिटिकल सेक्शन प्रोटोकॉल को डिफ़ाइन करेंगे। क्रिटिकल सेक्शन प्रोटोकॉल क्या है और ये किस तरह से काम करता है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। लेट्स सपोज़ आपने एक प्रोग्राम लिखा है कि इसमें आपने कुछ करना है। ठीक है, आपने डू वाइल लूप लगाया है, डू वाइल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, कुछ कोड पहले से है और इस कोड के बाद आपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है। जब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना हो, फ़र्ज़ कर लें ये जो जगह है ये क्रिटिकल सेक्शन है, तो आपने यहाँ पर और यहाँ पर एक, ऐसे कह लें, चौकीदार बिठा देने हैं। ठीक है, एक ये जो है ये इसका एंट्री प्रोटोकॉल है और ये इसका एग्ज़िट प्रोटोकॉल है। और इसका मतलब ये है कि आपके पास एंट्री सेक्शन और एग्ज़िट सेक्शन दोनों जो हैं वो क्रिटिकल सेक्शन को गार्ड कर रहे हैं। ठीक है, और एंट्री सेक्शन आपके प्रोसेसेस को तरीके से, सिंक्रोनाइज्ड तरीके से अलाउ करता है कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाए, और एग्ज़िट सेक्शन जो है वो आपको सिंक्रोनाइज्ड तरीके से ये बताता है कि आपका जो प्रोसेस है वो आपके क्रिटिकल सेक्शन से बाहर चला गया है। तो ये ऐसे कह लें कि एक चौकीदार आपने यहाँ पे बिठा दिया है क्रिटिकल सेक्शन के बाहर, और एक आपने क्रिटिकल सेक्शन के एंड पे बिठा दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो जब कोई प्रोसेस एंटर होगा तो इससे इजाज़त मांगेगा, इस एंट्री सेक्शन से। जब उसको इजाज़त मिल जाएगी तो वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा, और जब ये अपना काम पूरा कर ले और बाहर आ जाए तो ये एग्ज़िट वाला जो है ये इसके लिए दरवाज़ा खोल देगा और ये बाहर आ जाएगा। तो
वन कैन बी वेरी सर्टन कि आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर क्या हो रहा है और कितने प्रोसेसेस हैं। इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एंट्री और एग्जिट सेक्शन ने उठाई है। ठीक है, तो अगर कोई क्रिटिकल सेक्शन आपके प्रोग्राम में हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक क्रिटिकल सेक्शन प्रोटोकॉल होता है, और क्रिटिकल सेक्शन प्रोटोकॉल कंसिस्ट्स ऑफ टू थिंग्स। नंबर वन इज एंट्री सेक्शन एंड द नंबर टू इज एग्जिट सेक्शन। अब ये एंट्री और एग्जिट सेक्शन हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या है या ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन कम से कम इतना पता हो कि जब हमें पता हो कि कोई आपके प्रोग्राम में कोई ऐसा सेक्शन है कि जो कि क्रिटिकल है, क्रिटिकल मतलब कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि शेयर्ड हो रहा है बिटवीन मल्टीपल प्रोसेसेस, और साइमल्टेनियसली इस स्पेसिफिक जगह को प्रोसेसेस वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो इसके ऊपर और इसके नीचे हम दो बंदे बिठा देते हैं। एक को हम एंट्री प्रोटोकॉल कहते हैं या एंट्री सेक्शन कहते हैं, दूसरे को हम एग्जिट सेक्शन कहते हैं। ठीक है, बिटवीन देम इज द क्रिटिकल सेक्शन दैट मस्ट बी रन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे। ये जो सेक्शन है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि एक प्रोसेस एट द सेम टाइम इस पोर्शन को इस्तेमाल कर सकता है, एक से ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर आपके पास 50 प्रोसेसेस हैं, 100 प्रोसेसेस हैं, 2 प्रोसेसेस हैं, 3 हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस होगा, और ये कौन अलाउ करेगा? ये एंट्री सेक्शन अलाउ करेगा कि आपके इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कितने प्रोसेसेस रन होंगे। तो चूंकि एक ही होगा तो बाकी के प्रोसेसेस को ये सेक्शन रोकेगा। अगर फ़र्ज़ कर लें एक प्रोसेस अंदर काम कर रहा है, प्रोसेस 1, और प्रोसेस 2 आ जाए और वो भी इंटर होना चाहे, तो ये एंट्री सेक्शन उसको रोकेगा जब तक ये एग्जिट ना हो जाए ये प्रोसेस 1। जब प्रोसेस 1 एग्जिट हो जाएगा तो फिर एंट्री सेक्शन इसको अलाउ करेगा। समझ आ रही है? तो इनका काम ये है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इम्प्लीमेंट करें। म्यूचुअल एक्सक्लूजन किसे कहते हैं? कि एट द सेम टाइम क्रिटिकल सेक्शन में सिर्फ एक प्रोसेस रन हो रहा हो एट द मोस्ट, उस एक से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो इस किस्म के पूरे सिस्टम को हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, अच्छा, अब ये अगर आप इस तरह का कोई प्रोटोकॉल देना चाहते हैं, यानी ये बड़ा सिस्टमेटिक काम है कि अगर आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर हो रहे हैं तो आप पहले एंट्री सेक्शन बनाएं और फिर एग्जिट सेक्शन बनाएं और आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसके बनाने के लिए आपके पास रिसर्चर्स ने 3 क्राइटेरियाज डिफाइन किए हैं, 3, एंड दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इज़, अच्छा ये है क्या? सोल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। अगर आपने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हल करना है तो आपके पास, अगर आप कोई सोल्यूशन डिफाइन करना चाहते हैं, देन इट मस्ट सेटिस्फाई दीज 3 कंडीशंस। ये जो 3 कंडीशंस हैं इन सबको ये सेटिस्फाई करना होगा। यानी एनी सोल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 कंडीशंस। अगर आप अपनी तरफ से क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, देन दैट सोल्यूशन मस्ट सेटिस्फाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग। अब ये 3 है क्या? Moreover, this solution cannot depend on relative speed and scheduling policies. ये बात बड़ी ज़रूरी है कि अगर आप क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना चाह रहे हैं तो वो सोल्यूशन आपके कंप्यूटर की स्पीड पे नहीं डिपेंड करना चाहिए और कोई शेड्यूलिंग पॉलिसी पे नहीं डिपेंड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कह रहे हैं कि क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज़ करेंगे, तो इस केस में आप अपने सोल्यूशन को बाउंड कर रहे हैं एक शेड्यूलिंग पॉलिसी के साथ, तो ये नहीं होना चाहिए। आपका जो सोल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का, उसको सारे एल्गोरिथम्स पर रन होना चाहिए, सारे शेड्यूलिंग पॉलिसीज़ पर रन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है या SGF है या प्रायोरिटी है या जो भी है, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द शेड्यूलिंग पॉलिसी। यानी आपका सोल्यूशन जो है वो सिर्फ इन 3 पे डिपेंड करना चाहिए, आपके कंप्यूटर की स्पीड पे या शेड्यूलिंग पॉलिसी पे नहीं डिपेंड करना चाहिए। अच्छा, पहले वाला तो हम पढ़ चुके हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है। दूसरा आज पढ़ेंगे प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग। ये 3 ऐसे कह लें कि बड़ी ज़रूरी हैं, और इन तीनों को बिल्कुल जब तक हम क्लियर ना कर लें तो हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि इसी के ऊपर आगे काफ़ी सारे वो बन रहे हैं, यानी क्या कहते हैं, आगे के जो एल्गोरिदम्स हैं तो इसी के बेस पे हैं, तो यू शुड नो कि ये क्या है। ठीक है, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 कि आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है। इफ़ अ प्रोसेस P, अगर एक प्रोसेस P है, इज़ एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, अगर
कोई प्रोसेस P जो है वो किसी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर काम कर रहा है, देन नो अदर प्रोसेसेस कैन बी एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शंस। इसका वही मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस P किसी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर काम कर रहा है तो कोई और प्रोसेस अलाउड नहीं है कि उस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूशन करे। यानी एट द मोस्ट सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूशन कर सकेगा क्रिटिकल सेक्शन में, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, ये कैसे होगा? द एंट्री प्रोटोकॉल शुड बी केपेबल ऑफ ब्लॉकिंग द प्रोसेसेस दैट विश टू एंटर बट कैन नॉट। एंट्री प्रोटोकॉल का क्या काम होगा? एंट्री प्रोटोकॉल का काम ये है कि वो इस काबिल हो कि वो ब्लॉक कर सके प्रोसेसेस को। कौन से प्रोसेसेस को? जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होना चाह रहे हों और ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन बिजी हो, एक प्रोसेस उसके अंदर काम कर रहा हो, तो एंट्री प्रोटोकॉल बाकी आने वाले प्रोसेसेस को ब्लॉक करने के काबिल हो। समझ आ रही है? तो तभी म्यूचुअल एक्सक्लूजन पॉसिबल होगी ना। अगर एंट्री प्रोटोकॉल नहीं है, यानी आपके जो एक कमरे के बाहर जो चौकीदार बैठा हुआ है वो नहीं है, तो फिर तो सारे लोग एंटर हो सकेंगे ना। तो अगर आपके पास एंट्री प्रोटोकॉल होगा तो एट द मोस्ट सिर्फ एक ही बंदा आपके कमरे के अंदर जा सकेगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकेगा, एक से ज़्यादा नहीं जा सकेंगे। तो दैट्स वाई एंट्री प्रोटोकॉल इज़ वेरी एसेंशियल। अच्छा, थर्ड, मोर ओवर व्हेन द प्रोसेस दैट इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन एग्जिट्स। लेट सपोज आपके पास एक प्रोसेस P है और वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूशन कर रहा था, बाकी को एंट्री प्रोटोकॉल ने नहीं छोड़ा, बाकी अंदर नहीं जा सकते। अब P जो है उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, वो बाहर आ गया है। देन द एंट्री प्रोटोकॉल मस्ट बी एबल टू नो दिस फैक्ट एंड अलाउज वेटिंग प्रोसेसेस टू एंटर। अब एंट्री प्रोटोकॉल का तो एक काम तो ये है कि वो बाकी आने वाले प्रोसेसेस को रोके। दूसरा काम ये है कि जब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर से कोई प्रोसेस एग्जिट होके बाहर आ जाए तो फिर एंट्री प्रोटोकॉल बाकी प्रोसेसेस में से किसी एक को अलाउ करे कि वो जो क्रिटिकल सेक्शन है उसके अंदर चला जाए। तो बेसिकली इसके दो काम हैं, इस एंट्री सेक्शन के दो काम हैं। नंबर वन काम इसका ये है कि ये एंट्री सेक्शन के अंदर किसी प्रोसेसेस को अलाउ करे, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर किसी प्रोसेस को अलाउ करे, एट द मोस्ट एक प्रोसेस को अलाउ करे। दूसरा काम इसका ये है कि अगर कोई प्रोसेसेस एंटर होना चाह रहे हैं तो बाकी प्रोसेसेस को तब तक रोके जब तक ये क्रिटिकल सेक्शन बिजी हो। जब ये एम्प्टी हो जाए और एग्जिट हो जाए, यानी इस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर प्रोसेस आ जाए, तो फिर एंट्री सेक्शन जो है वो किसी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करके इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ले आए और फिर इसी तरह से काम चलता जाए। तो इसको कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इन तीन पॉइंट्स को कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। आसान अल्फाज में इस म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि एट द मोस्ट एक प्रोसेस किसी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रन हो रहा हो, जब तक वो खुद बाहर ना आ जाए तब तक आप उसको बाहर ना ला सकें, और जब बाहर आ जाए तो फिर आप किसी दूसरे प्रोसेस को सेलेक्ट करके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ले जाएं। इस चीज़ को कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, आई होप इसकी समझ आई होगी। अच्छा, दूसरा है प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस नाम से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसको थोड़ा पढ़ लें फिर आपको शायद समझ आ जाए। If no process is executing in its critical section and some processes wish to enter their critical section, then only those processes that are waiting to enter can participate in the competition to enter their critical section. No other process can influence this decision. This decision cannot be postponed indefinitely. अब इसको समझने के लिए, चूँकि ये आगे इंतहाई इम्पोर्टेंट है और ये बाद में आएगा, तो दैट्स वाई आई एम ड्राइंग पिक्चर, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली ये समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या है। देखें, आपके पास एक क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है, और आपके पास काफ़ी सारे प्रोसेसेस हैं, P1 है, P2 है, ठीक है, P3 है। लेट्स सपोज ये तीन प्रोसेसेस हैं, ठीक है, और ये तीनों इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आना चाह रहे हैं। तो आपके पास एक एंट्री प्रोटोकॉल होगा और एक एग्जिट प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। ये फर्ज कर लें एंट्री है, ENTRY, और ये फर्ज कर लें एग्जिट है, ठीक है, XIT, और ये जो है ये क्रिटिकल सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन। अब बात ये है कि
अभी कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है और P1 ने एंट्री प्रोटोकॉल से रिक्वेस्ट की कि मैं सी एस प्रोटोकॉल के अंदर जाना, सी एस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाह रहा हूँ। तो एंट्री ने देखा कि ये खाली है, तो इसने P1 को चांस दिया कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रन हो जाए। ठीक है, P1। अब ये जो एंट्री प्रोटोकॉल है, इसको पता है कि P1 अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, तो ये इसका दरवाज़ा जो है वो बंद कर देगा, और अगर इसी दौरान P2 आना चाहे CS के अंदर तो ये नहीं आ सकता, बिकॉज 1 इज़ ऑलरेडी इन द क्रिटिकल सेक्शन। दूसरा, अगर P3 आना चाहे तो ये भी नहीं आ सकता। लेकिन ये कब तक होगा? ये तब तक होगा जब तक आपका P1 जो है वो इस जगह से बाहर ना आ जाए। जब ये बाहर आएगा तो फिर इस P2 को और P3 को मौका मिल सकेगा। लेकिन लेट सपोज P1 एग्जिट हो गया, P1 जो है वो उसका काम ख़त्म हो गया, P1 जो है उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया और P1 यहाँ से चला गया, P1 कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों में से किसी एक की बारी होगी, आपका जो प्रोसेसर है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो या ये वाला प्रोसेस उठाकर P2 में ले जाएगा। लेकिन इसी दौरान एक तीसरा प्रोसेस आया है जिसका नाम P4 है। ये पहले नहीं था, ये अभी आया है। तो ये नहीं हो सकता कि जो अभी आने वाला बंदा जो है वो इन सब से पहले चला जाए, ये नहीं हो सकता। जो लोग पहले से कंपटीशन में थे सिर्फ उनके बीच में मुकाबला होगा। ये तो अभी आया है, ये तो कंपटीशन में था ही नहीं, ये जब P1 एग्जिट हुआ है उसके बाद आया है। तो ये जो P4 है, this cannot be the part of the competition. Only those processes that were waiting already, जो पहले से वेट कर रहे थे, ये उनके हक में, यानी कंपटीशन तो सिर्फ इन दोनों के बीच में थी। ये तो अभी अभी आया है, तो इस केस में इस P4 को अलाउ नहीं किया जाएगा, सिर्फ इस P2 और P3 में से किसी एक को अलाउ किया जाएगा। तो लेट सपोज इसने P2 को अलाउ किया, ठीक है, कि P2 आपके क्रिटिकल सेक्शन में आ जाए। तो अब आपके कंपटीशन जो है वो P3 और P4 के बीच में है। अब ये कंपटीशन, इन दोनों की कंपटीशन हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से P2 जो है वो भी यहाँ आ गया, तो फिर कोई प्रोसेस नहीं आ सकता, आपका P3 या P4 इस जगह पे नहीं आ सकता। लेकिन लेट सपोज आपके पास ये P2 यहाँ रन हो रहा है और आपके पास एक दूसरा प्रोसेस आया, फ़र्ज़ कर लें P5 आया, ठीक है, और आपकी ये तीनों रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब P2 अभी रन हो रहा है, तो अभी कोई भी इंटर नहीं हो सकता, ना P3 ना P4 ना P5 कोई इंटर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जगह म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। तो अब क्या होगा, आपका P3, P4 और P5 तीनों वेट कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में इंटर होने के लिए। और हमें पता चल गया कि जी एग्जिट प्रोटोकॉल ने हमें बताया कि P2 ने अपना काम कंप्लीट कर लिया और क्रिटिकल सेक्शन अभी खाली है। तो अब किसे अंदर जाना चाहिए, P3 को, P4 को या P5 को? वी डोंट नो, तीनों की कंपटीशन है, अब तीनों कंपटीशन में है। बात यह है कि आपका जो सबसे पुराना जो वेट कर रहा था वो P3 था, P4 उसके बाद था और P5 इसके बाद है। तो ये तीनों वेट कर रहे थे कि आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाए। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये डिसाइड किया कि P4 जो है वो अंदर चला जाए। तो अब P4 आपके इसके अंदर चला जाएगा और P3 और P5 वेट करते रहेंगे। तो देखें, ये इसके साथ थोड़ी सी ज़्यादती हो गई। ये पुराना वेट कर रहा था, लेकिन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने P4 को प्रेफरेंस दी। चलो, P4 भी ख़त्म हो गया, P4 ने अपने कंपटीशन जो है वो कंप्लीट की और ये यहाँ से कंपटीशन से निकल गया, और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड किया कि उसने P5 को अंदर लेके जाना है। ओह, इसके साथ थोड़ी और ज़्यादती हो गई। तो ये वेट कर रहा है और इसका कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा। इसका क्या नहीं हो रहा? इसका कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ वेटिंग इनडेफिनेटली टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके वेटिंग प्रोसेसेस में से किसी एक प्रोसेस को या मल्टीपल प्रोसेसेस को आप इनडेफिनेटली मतलब जिसकी कोई हद ना हो, उस तक आप पोस्टपोन करें। इसने पहली दफ़ा भी रिक्वेस्ट की, दूसरी दफ़ा रिक्वेस्ट की, तीसरी दफ़ा रिक्वेस्ट की, चौथी दफ़ा रिक्वेस्ट की, पांचवी दफ़ा रिक्वेस्ट की, और इसका रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि P3 का कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा। P3 रिक्वेस्ट कर रहा है और उसको आप अलाउ ही नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि P3 का कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा। तो आपका जो क्रिटिकल सेक्शन सोल्यूशन है उसमें अगर प्रोग्रेस नहीं होगी सारे प्रोसेसेस के लिए, तो वो सोल्यूशन
नहीं है, वो सोल्यूशन एप्लीकेबल ही नहीं है। समझ आ रही है? तो प्रोग्रेस किसे कहते हैं? प्रोग्रेस में दो बातें हैं। नंबर वन, ओनली दोज प्रोसेसेस दैट आर वेटिंग टू इंटर कैन पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास जो प्रोसेसेस ऑलरेडी वेट कर रहे हैं सिर्फ उनके बीच में ही कंपटीशन होगी, बाकियों के बीच में नहीं होगी। जो नए आने वाले प्रोसेसेस हैं वो सिरे से कंपटीशन का हिस्सा ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके P2 और P3 जो है वो वेट कर रहे हो और P5 आ जाए और P5 को आपका प्रोसेसर पहले बारी दे। अगर सोल्यूशन इस तरह से है देन दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन, इस तरह से सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि P2 और P3 का इस केस में प्रोग्रेस नहीं हो रहा। नंबर टू, नो अदर प्रोसेस कैन इन्फ्लुएंस दिस डिसीजन। अगर P5 की प्रायोरिटी 10 है, 10 मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी है, और इसकी प्रायोरिटी फॉर एग्जांपल 5 है, तो आपका नेचुरली आपका जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो इस 10 वाले को ज़्यादा उठाएगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो इस केस में इस P3 का कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा और आपका सोल्यूशन फेल हो गया। समझ आ रही है? दैट्स वाई वी डोंट कंसिडर क्या है शेड्यूलिंग पॉलिसी। हम शेड्यूलिंग पॉलिसी पे आपका ये डिपेंड नहीं करता। आपका अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है या शॉर्टेस्ट जॉब है, आपके पास प्रोग्रेस होना चाहिए सबका, सारे प्रोसेसेस का प्रोग्रेस होना चाहिए। अगर कोई प्रोसेस इनडेफिनेटली वेट कर रहा है अपनी बारी का, देन दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। फिर आपका ये जो क्रिटिकल सेक्शन सोल्यूशन है ये गलत है। अच्छा, दिस डिसीजन कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड इनडेफिनेटली। आपके पास अगर P3 एक दफ़ा रिक्वेस्ट करे, दूसरी दफ़ा रिक्वेस्ट करे, एक दफ़ा आपने पोस्टपोन किया, दूसरी दफ़ा पोस्टपोन किया, तीसरी दफ़ा पोस्टपोन मतलब आपने डिले कर दिया इसका काम, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा आप ये डिले करते जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी इस एक मौका ऐसा आएगा कि आपने इस P3 को बारी देनी है। ये डिसीजन आप इनडेफिनेटली पोस्टपोन नहीं कर सकते कि ये फ़र्ज़ कर लें ये सारे प्रोसेसेस को आप बारी देंगे और P3 की बारी नहीं आएगी कभी भी, ये नहीं हो सकता। ठीक है, देखें आसान अल्फाज में प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस का मतलब होता है कि सारे प्रोसेसेस को मौका मिले, चाहे आप किसी एक को आगे करें, किसी दूसरे को आगे करें, किसी तीसरे को आगे करें, लेकिन कोई ना कोई वक्त ऐसा आए कि जो प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं उनको मौका मिल जाए और बाकी प्रोसेसेस इसको इन्फ्लुएंस ना कर सके। यानी P2 आके अपनी बदमाशी करे कि जी मैंने आगे जाना है, तो इसकी जो प्रायोरिटी है या इसके साथ जो प्रायोरिटी आई है वो प्रायोरिटी इस कंपटीशन को इन्फ्लुएंस ना कर सके। ये जब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे यूजिंग प्रोग्रामिंग, तो फिर आपको इसकी और ज़्यादा क्रिटिकली समझ आएगी, लेकिन स्टिल फ़िलहाल इतना काफ़ी है जितना मैंने समझाया है। ठीक है। अच्छा, लास्ट में एक वो है जिसको बाउंडेड वेटिंग कहते हैं। बाउंडेड वेटिंग यहाँ से तो आप पढ़ लें, ठीक है, बेशक पढ़ लें, लेकिन इसकी आपको क्लियरली समझ नहीं आएगी। मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ विजुअली ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। आफ्टर अ प्रोसेस, बाउंडेड वेटिंग क्या है? आफ्टर अ प्रोसेस मेड रिक्वेस्ट टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड बिफोर इट इज़ ग्रांटेड द परमिशन टू एंटर, देयर एग्जिस्ट अ बाउंड ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स द अदर प्रोसेसेस आर अलाउड टू एंटर। अच्छा, hence even though a process may be blocked by other waiting processes, it will not be waiting forever. अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसकी तो अगर आप बाकी स्लाइड्स वगैरह में पढ़ें या किसी दूसरी जगह से पढ़ें तो बिल्कुल एक लफ्ज़ की समझ नहीं आएगी जब तक आपको ये मैं विजुअली समझाना दूँ। देखें, आपके पास वही वाली बात है, एक क्रिटिकल सेक्शन है, एक एंट्री प्रोटोकॉल है, एक एग्जिट प्रोटोकॉल है, ठीक है, और आपके पास एक फ़र्ज़ कर ले क्यू है और इस क्यू के अंदर प्रोसेसेस हैं, ऐसी काफ़ी सारी प्रोसेसेस हैं। ठीक है, P1, P2, P3, ठीक है, P4 और P5। लेट्स सपोज 5 प्रोसेसेस हैं जो वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर वेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस P1 ने रिक्वेस्ट की कि ये एंटर होना चाह रहा है, तो एंट्री प्रोटोकॉल ने इसको अलाउ किया। यहाँ पर आपके क्रिटिकल सेक्शन में P1 रन हो रहा है। ठीक है, इसको फ़र्ज़ कर लें 10 सेकंड्स चाहिए थे, तो ये 10 सेकंड्स के लिए रन होगा यहाँ पे, और इसको कोई प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, इसको कोई छेड़ नहीं सकता, इसको कोई बाहर नहीं ला सकता, क्योंकि हमने कहा था कि जब तक ये ख़ुद बाहर ना आ जाए तब तक आप इसको यानी इसको हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, ये इसको हम बाहर नहीं ला सकते। चलें, इसको हमने इसका ये वॉलंटियरली बाहर आ गया, इसका जो वो है एंट्री सेक्शन है, एग्जिट सेक्शन है, उसने इसको बाहर निकाला और वो बाहर आ गया। ठीक है, बाहर कौन आया है? P1। ठीक है, कौन कौन वेट कर रहा है?
P2, P3, P4 और P5, 5 प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं। P1 बाहर आकर फिर यहाँ पे आ गया, या लेट सपोज P2 यहाँ पे आ गया और ये जगह P2 वाली जगह जो है ये खाली हो गई, ये जो जगह है ये खाली हो गई। अब ये बाहर आते वक्त, ये जो बाहर आया है P1, तो बाहर आते वक्त इसने दोबारा से एक रिक्वेस्ट की, जी मैंने भी अंदर जाना है। हालांकि ये अभी बाहर आया है, इसने दोबारा रिक्वेस्ट की कि मैंने दोबारा से क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है। तो अब आपका शेड्यूलर जो है या आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो ये चीज़ें रैंडमली उठाता है, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या शॉर्टेस्ट जॉब या प्रायोरिटी की बेसिस पे तो नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो प्रोसेस 1 है वो बाहर आकर दोबारा से आपके क्रिटिकल सेक्शन में आ जाए, दोबारा से, और दोबारा बाहर आया, दोबारा यहाँ आया और फिर अंदर चला जाए। तो बाकी के जो प्रोसेसेस हैं उनका प्रोग्रेस नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि कोई एक प्रोसेस रिक्वेस्ट करने के बाद, देखिए इसने एक दफ़ा पहले रिक्वेस्ट की, इसका रिक्वेस्ट एंटरटेन हुआ, इसका काम हो गया, ये खुद बाहर आया, इसने दोबारा रिक्वेस्ट की, इसको दोबारा एंटरटेन किया गया, इसने तीसरी दफ़ा रिक्वेस्ट की, इसको तीसरी दफ़ा एंटरटेन किया गया और बाकियों का कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा। तो इस केस में आपका जो सोल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन का, इसको ये नहीं अलाउ करना चाहिए। तो ये क्या करता है, ये एक चीज़ इम्प्लीमेंट करता है जिसको बाउंडेड वेटिंग कहते हैं। बाउंडेड वेटिंग, देखें बाउंडेड का इंग्लिश में मतलब होता है कंपल्सरी। कंपल्सरी तो जानते हैं ना जी, जो ऑप्शनल नहीं होता, जो कि कंपल्सरी होता है। तो देखें बाउंडेड मतलब कंपल्सरी, वेटिंग मतलब वेट। आपको अगर आपका जो प्रोसेसर है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपका प्रोसेसर इन 5 प्रोसेसेस में से किसी एक को एक दफ़ा अलाउ कर दे क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए, तो और ये खुद बाहर आ जाए, तो दूसरी दफ़ा एंटर होने के लिए इसको कंपल्सरी वेट कराना होगा। समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल P1 हैज़ रिक्वेस्टेड टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। अब इसको दोबारा रिक्वेस्ट करने के लिए कम से कम 5 सेकेंड्स वेट करना पड़ेगा। यानी इन अदर वर्ड्स 5 सेकंड के अंदर ये दोबारा रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर इसने 5 सेकंड के अंदर दोबारा रिक्वेस्ट किया तो इसका रिक्वेस्ट डिनाई कर दिया जाएगा, इसका रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये तो हर दफ़ा बाहर आकर दोबारा से रिक्वेस्ट करता रहेगा और इसी को मौका मिलता जाएगा और बाकी की प्रोग्रेस नहीं होगी। तो दैट्स वाई वी इम्प्लीमेंट बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग क्या मतलब कि एक दफ़ा एक प्रोसेस एक क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाए तो दूसरी दफ़ा वो डायरेक्टली नहीं जा सकता अनलेस आपने उसको कुछ वेट कराया हो, कंपल्सरी वेट कराया हो। अगर ये वेट करेगा, ये फॉर एग्जांपल हमने 5 सेकंड्स डिफाइन किया है, तो जब तक ये 5 सेकंड्स कंप्लीट नहीं होंगे इट कैन नॉट रिक्वेस्ट अगेन। तो इससे क्या होगा कि आपका जो P2 है या P3 है या P4 है या P5 है, इसको मौका मिल जाएगा। लेट्स सपोज P2 अंदर चला गया, आपके जो वो है क्रिटिकल सेक्शन है उसके अंदर P2 चला गया, तो P2 जो है इसकी जगह खाली हो गई। लेट्स सपोज ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इसने 2 सेकंड गुजार दिए हैं और ये P2 एग्जिट हो गया, यानी P2 सिरे से ख़त्म ही हो गया, P2 की कंपटीशन अभी है ही नहीं, यहाँ से भी ये ख़त्म हो गया। तो आपके अभी कितने प्रोसेसेस रहते हैं? P2 ने, याद रखें P2 ने 2 सेकंड्स गुजारे हैं, 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं गुजारे। तो क्या 2 सेकंड के बाद आपका P1 दोबारा से रिक्वेस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये कम से कम कितने सेकंड्स बाहर गुजारेगा? 5 सेकंड्स। अगर ये 5 सेकंड्स गुजर गए होते तो फिर ये रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन अभी सिर्फ 2 सेकंड गुजरे हैं। इसके बाद P3 ने रिक्वेस्ट किया, P3 अंदर चला गया, P3 ने फॉर एग्जांपल 3 सेकंड्स गुजारे, तो टोटल सेकंड्स 5 गुजर गए। तो नाउ P1, P4 एंड P5 कैन रीअप्लाई टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। तो इससे क्या हुआ? P2 भी एंटरटेन हो गया और P3 भी एंटरटेन हो गया। अगर ये टाइम ना होता तो शायद P1 सारा दिन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर बैठा होता। समझ आ रही है? ये सारा दिन बस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, ये बाहर आता, दोबारा से अंदर जाता, फिर बाहर आता, फिर दोबारा से अंदर जाता, तो बाकी प्रोसेसेस को मौका ही ना मिलता। तो दैट्स वाई वी इम्प्लीमेंट बाउंडेड वेट, कि एक दफ़ा रिक्वेस्ट की, आप बाहर आए तो आपको
कुछ देर रोकना होगा। आप दोबारा से डायरेक्टली रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, कुछ देर आपको बाहर रुकना होगा ताकि बाकी प्रोसेसेस को मौका मिले, उनका भी थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस होता रहे। गिवन दिस नॉलेज, नाउ लेट्स रीड दिस अगेन कि ये क्या है। बाउंडेड वेट क्या है? आफ्टर अ प्रोसेस मेड रिक्वेस्ट टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन, अगर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करे कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होना चाह रहा है, एंड बिफोर इट इज़ ग्रांटेड, अभी वो गया नहीं है, ठीक है, उसको परमिशन नहीं मिली अंदर जाने की, देयर एग्जिस्ट अ बाउंड, आपके पास कोई बाउंड होगा, कोई टाइम होगा, ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द प्रोसेस आर अलाउड टू एंटर। इसका क्या मतलब है? मैंने इधर आपको टाइम की एग्जांपल दी कि 5 सेकंड्स के बाद ये एंटर हो सकता है, इन्होंने नंबर ऑफ टाइम्स बताया। फॉर एग्जांपल P1 एक दफ़ा एंटर हुआ तो ये अब तब एंटर होगा जब इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल बाकी कम से कम 2 प्रोसेसेस आ जाएंगे, तो ये 2 अब बाउंड है। तो ये वेट करेगा, कब तक वेट करेगा? जब तक कोई दूसरा प्रोसेस इसके अंदर एंटर ना हो जाए। तो दैट्स वाई इसको कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से हम रोकते हैं कि वो किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम से ज़्यादा रिक्वेस्ट ना करे। यानी ये नहीं हो सकता कि ये प्रोसेस 1 जो है ये एक दफ़ा भी रिक्वेस्ट करे, फिर दूसरी दफ़ा भी करे, फिर तीसरी दफ़ा भी करे, तो ये नहीं होगा। हमने इस पर कोई लिमिट लगानी है कि आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं बिफोर वी कैन असाइन इट टू यू। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा टाइम, हेंस इवन दो अ प्रोसेस मे बी ब्लॉक्ड बाय अदर वेटिंग प्रोसेसेस इट विल नॉट बी वेटिंग फॉर एवर। ये भी नहीं हो सकता कि एक दफ़ा एक प्रोसेस बाहर आ जाए और फिर आप इसको अंदर ले जाए ही ना, ये इनडेफिनेटली वेट करता रहे। आप P1 एक दफ़ा चूंकि बाहर आ गया है तो बस आप इसको इतनी सज़ा दें कि ये तो चूंकि आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो आप बस यहाँ आ जाए P1, और जब तक ये पूरे एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक हम आपको मौका ही नहीं देंगे। तो ये नहीं हो सकता कि आप इसके रिक्वेस्ट को इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दें, ये नहीं होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, बाउंडेड वेटिंग क्या है? बाउंडेड वेटिंग ये है कि किसी प्रोसेस ने अगर एक दफ़ा रिक्वेस्ट की अंदर जाने की और वो बाहर आया तो फिर इसको कुछ देर रोकना होगा ताकि बाकी प्रोसेसेस को मौका मिले। ये आप अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये एंटर हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि आपने एक प्रोसेस बाहर आ गया और आप उसको फिर सिरे से अंदर आने का मौका ही ना दें। अगर वो दोबारा से रिक्वेस्ट करे तो यू शुड बी एबल टू अलाउ हिम। यानी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक क्यू है, इसके अंदर एक प्रोसेस 1 है, ठीक है, सिर्फ एक ही प्रोसेस है, बाकी कोई प्रोसेस नहीं है, एंड इट विशेस टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। आपने इसको अलाउ किया, चलिए वो अलाउ हो गया, इसने एग्जिट किया, ये बाहर आया और अभी सिर्फ P1 ही है, बाकी कोई प्रोसेस इस तरह से है ही नहीं, तो फिर इसको वेट करने की ज़रूरत है? फिर तो नहीं है ना। फिर इसको वेट कराने की क्या ज़रूरत है कि आपने 5 सेकंड्स डिफाइन किया है तो ये एग्जैक्टली 5 सेकंड्स यहाँ वेट करेगा, हालांकि कोई प्रोसेस वेटिंग में है ही नहीं, कोई प्रोसेस वेट ही नहीं कर रहा। तो इस केस में आपने फिर इसको अलाउ करना है क्योंकि बाकी कंपटीशन में कोई नहीं है। तो बाउंडेड वेटिंग जो है इसका मतलब ये होता है कि आपने एक प्रोसेस के रिक्वेस्ट्स को इनडेफिनेटली पोस्टपोन भी नहीं करना और कंपटीशन को देखकर डिसाइड करना है कि इसको यानी कब क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कराना है और कब इससे वेट कराना है, ठीक है। तो वी नीड टू स्पेसिफाई टाइम और द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट इट कैन हैव बिफोर एंट्रिंग इनटू द सेक्शन। तो ये 3 चीज़ें हैं, एक को म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं, एक को प्रोग्रेस कहते हैं और एक को बाउंडेड वेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को अगर आप समझ गए हैं तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक एल्गोरिदम पढ़ेंगे जिसको पीटरसन सॉल्यूशन कहते हैं, और इसमें बेसिकली 3 एल्गोरिदम्स हैं पीटरसन सॉल्यूशंस के। नंबर 1 ये इसको एल्गोरिदम 1 कहते हैं, इसको फिर 2 कहते हैं, इसको फिर 3 कहते हैं, और इन तीनों एल्गोरिदम्स में ये 3 चीज़ें हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट की हैं ताकि इसको आप समझ जाएं कि ये क्या है, ठीक है। इंशाल्लाह इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।